आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में हलचल तेज है। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उसके पहले 28 दिसंबर को दिल्ली जेडीयू ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम नीतीश ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। ये तस्वीर 28 दिसंबर 2023 की दिल्ली की है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक साथ एक गाड़ी में पार्टी दफ्तर पहुंचे। जेडीयू के अंदर चल रही खटपट की खबरों के बीच मौका था दिल्ली दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ जेडीयू दफ्तर पहुंचकर खटपट की खबरों को पूरी तरह खारिज किया और जेडीयू में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की। ये तय हुआ कि कल 11:30 बजे मिलेंगे। ललन जी का इस्तीफा नहीं हुआ, आप जाकर के दुखी होगे। बीजेपी के साथ नहीं जा रहे आप, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही होगी। बता दें कि 29 दिसंबर यानी शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। बैठक से पहले ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने तक की चर्चा तेज थी। इसी चर्चा के बीच जेडीयू दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे मुलाकात के बाद दोनों एक ही गाड़ी में मीटिंग के लिए दफ्तर में पहुंचे। एक ही गाड़ी में आकर दोनों ने पार्टी में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो नीतीश और ललन सिंह की साथ साथ वाली तस्वीर के मायने को जरा समझिएगा। नीतीश कुमार जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच खटपट की खबरें आ रही थी और बीजेपी के नेता ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने का दावा कर रहे थे। तो खटपट की कयासबाजी के बीच दिल्ली के जेडीयू दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ एक गाड़ी में पार्टी दफ्तर पहुंचे। तस्वीरों के जरिए मैसेज देने की कोशिश हुई कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में भी कुछ उलट पुलट नहीं होगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है और कयासबाजी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने पार्टी में किसी भी तरह की खटपट को, अनबन को इनकार किया। सवाल है कि फिर जेडीयू में इतनी हलचल क्यों है। जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर ही गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद से नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील मोदी ने दावा किया था। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह की उठापटक से इनकार किया। नीतीश ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है।
जाना है। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें कुछ चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोगों का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। एक बार खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने मतभेद की खबर को नकारा हो, पर जेडीयू की बैठक के पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव, अभी वो कुछ ही दिन के मेहमान। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महज एक दिन बाकी है। उसके पहले जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी है कि क्या कुछ बड़ा होता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझिए कि जेडीयू की बैठक से क्या निकलेगा। दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और पार्टी में खींचतान के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएगा। राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव में बीजेपी, मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर हमला होगा और संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। इंडी गठबंधन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा होगी और राजनीतिक प्रस्ताव से जेडीयू के मौजूदा और भविष्य का रुख तय होगा और राजनीतिक प्रस्ताव से तय होगा कि गठबंधन को लेकर जेडीयू का रुख क्या है। हालांकि चर्चा यह थी कि ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज है। 29 दिसंबर को ललन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार के फिर से अध्यक्ष बन जाने की चर्चा थी। हालांकि बैठक के एक दिन पहले जेडीयू ने मैसेज दिया है कि कोई खटपट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और यही बात बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी दोहराया। सवाल है कि बीजेपी नेता बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार के लिए फिर दरवाजे खुले हैं कि नहीं, कि पूरी तरह से बंद? अरे पूरी तरह। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी जेडीयू का रिश्ता टूटा और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना ली। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार बीजेपी के नेता इस बात को दोहरा चुके हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब जबकि एक बार फिर महागठबंधन ही नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर भी खटपट की खबरें आ रही हैं। ऐसे में नीतीश के एनडीए में जाने को लेकर सवाल और उस पर बीजेपी नेताओं की ना बार बार सुनाई पड़ने लगी है। क्या नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो रही है? बिल्कुल नहीं, कोई संभावना ऐसी नहीं है। 200%। सारे दरवाजे बंद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे पूरी तरह हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर सारे गठबंधन के प्रक्रिया को बंद कर दिया है, कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और सियासी हलके में चल रही अटकलबाजी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बीजेपी के नेता नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। जेडीयू की ओर से बार बार ये दावा किया जाता है, खुद नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि वो अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बावजूद इसके देश की सियासत में नीतीश कुमार के बीजेपी के नजदीक जाने की अटकलबाजी पर न तो विराम लग पाती है और न ही बीजेपी नेता ये कहना बंद करते हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश पर बीजेपी के ना वाले निशाने को जरा समझिए। बीजेपी और जेडीयू बहुत दिनों तक साथ साथ रहे, केंद्र से लेकर राज्य तक में दोनों पार्टियों की सरकार रही। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री तक रहे और बिहार में दोनों दलों ने मिलकर लालू प्रसाद के शासन को उखाड़ फेंका। इधर बीच में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के नजदीक चले गए, लेकिन मात्र 2 साल बाद ही नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए और नीतीश के फिर अलग होने से बीजेपी बिहार में सत्ता से बाहर हो गई। अब बीजेपी किसी भी हाल में बिहार में सरकार बनाना चाहती है। नीतीश कुमार कभी भी किसी से बहुत ज्यादा रिश्ते खराब नहीं करते और आरोप लगता है किसी रिश्ते के जरिए नीतीश सहयोगियों को डराते रहते हैं कि वो उनके सामने वाला जो दरवाजा है खुला हुआ है। बीजेपी नेता बार बार नीतीश के लिए दरवाजा बंद करने की बात कहकर दबाव की ये राजनीति खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 18 साल का इतिहास बताता है कि नीतीश के बगैर बिहार में किसी की भी सरकार मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और उससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी उन्हें डराना चाहती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ 4 साल में ढेर सारे काम, ये दावा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। जोहार। पर हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी उन्हें डराना चाहती है, लेकिन वो ईडी के समन से डरते नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता की सेवा करते हुए 4 साल पूरे कर लिए और 5वां साल भी जरूर पूरा करेगी। विपक्ष के साथी लोग हैं, ये लोग तो सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही सरकार गिरा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, हमें किसी बात उन लोगों के विषय में बहुत मुझे चिंता नहीं है। गठबंधन सरकार के 4 साल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जारी आरोप पत्र में सरकार को रोजगार के मुद्दे पर फेल करार दिया। नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी नहीं है और आपको पता होगा कि जेपीएससी का पहला नियुक्ति, इनके जितनी भी नियुक्तियां रही है, हर नियुक्तियां कोई न कोई झंझावतों में फंसा। हम लोगों ने जेपीएससी से भी नियुक्ति की और रिकॉर्ड समय में उसका नियमावली पहली बार बना। हेमंत सरकार की नाकामी है। नाकामी में उन्होंने जो वादा किया था, आप सबको पता ही है कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीजें आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यानी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने दावे किए हैं। किसके दावे पर जनता भरोसा करती है, ये 2024 में पता चल जाएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश और संजय कुमार की रिपोर्ट। 4 साल पर रिपोर्ट कार्ड वर्सेस आरोप पत्र वाली सियासत को जरा समझिए। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और उसे लेकर हेमंत सोरेन ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर ईडी से डराने और सत्ता से हटाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी को ही हटाकर हेमंत सोरेन ने
झारखंड में सरकार बनाई और आगे भी बीजेपी से ही उनका मुख्य मुकाबला है। यही वजह है कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया और हेमंत सोरेन की 4 साल की सरकार को पूरी तरह फेल बताया। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर रिलायंस फैमिली डे के मौके पर आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में डेटा भी प्रोडक्शन का नया फैक्टर बन गया है, इसलिए डेटा इस्तेमाल में हमें सबसे आगे रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें एआई की मदद लेनी चाहिए। साथ ही कहा कि रिलायंस की सभी प्रमुख कंपनियों को अगले साल तक इस बदलाव को पूरा कर लेना है। एआई इमर्सिव टेक कंपनी बनने के लिए हमें हर स्तर पर टैलेंट, स्किल सेट और क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने टैलेंट पूल का विस्तार करना चाहिए। मशीनों के बजाय टैलेंट पर इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इस बात की सराहना करता हूं कि रिलायंस के सभी सीनियर और मिडिल लेवल अधिकारी युवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि युवा गलतियां भी करेंगे, लेकिन उनके लिए मेरी सलाह है कि पिछली गलतियों के बारे में ज्यादा सोचकर अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय इस पर ध्यान दें कि गलतियां नहीं दोहराई जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपने मौजूदा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाएं और साहस के साथ आगे बढ़ें। As the head of the Reliance family, I would like to share with all of you 3 more key messages for the new year. Let me summarize them as 3 consolidations. First, let us consolidate Reliance's place among global leaders in digital platforms, data and AI adoption. Second, let us consolidate Reliance's place among global leaders in talent enrichment. And third, let us consolidate Reliance's place among global leaders in institutional culture. Let me elaborate. First, about AI adoption. As Reliance reinvents itself to become a unique, new age technology company, we need to boldly embrace data and AI to become better at decision making and resource utilization. In the era of digital platforms, data has become a new factor of production along with talent and money. We need to be at the forefront of using data with AI as an enabler for achieving quantum jump in productivity and efficiency. और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड